वेरी गुड। ये 3 ही लोग करके लाए हैं। अपना नाम तो लिख दो। सौम्या कौन है? अर्पिता। और कौन है? नैना। कौन है? नैना। आप बस इतना छोटा छोटा पेज लिख के लाए हो। क्वेश्चन पर डाला है माँ सागरे जलधारा से क्या समझते हैं, इसके उत्तर के कारण। तो कितना लिखा है? चलो स्टार्ट करा है, वो ही अच्छी बात है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। वीडियो ऑन कर दी क्या? ऑन कर लो। कल क्या पढ़ा था? आज तो हम तरंगे पढ़ाएंगे। ज्वार भाटा पढ़ा था। उससे पहले जलधाराएं पढ़ी थी। घर पर मैंने कहा था ना जाके थोड़ा सा पढ़ना लिखना देखना। करा ये नहीं करा? देखो कितनी मुस्कुराई। नाम है नैना। है नैना को सिया टाइम नहीं मिला। कोई बात नहीं है। आप यहाँ से जाके 15-15 मिनट या आधा घंटा भी निकालोगे ना तब भी बहुत है, क्योंकि यहाँ से पढ़े हुए होते हैं। करते रहते हैं। आप ये सोचो हम लोग आपको पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, फिर अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर अपना भी पढ़ते हैं हम लोग। आप ये मत सोचो कि मैडम आई बस 1 घंटा या 1.5 घंटा क्लास ली और मैडम चली गई। मैडम की ज़िंदगी बहुत आरामदेह है। मैडम को अपने भी एग्जाम की तैयारी करनी है, अपने लिए भी तो पढ़ना है। वही सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं जो आप पढ़ रहे हो, है ना। आपके लगातार यहाँ 3 क्लासेस लगातार चल रही हैं, तो आपका सब सिलेबस चलता जा रहा है और हमें अपने आप से सेल्फ स्टडी करनी है। आपको पढ़ाना है, वो पढ़ना है, प्लस अपना भी पढ़ना है। तो ये जो हम लोगों का काम है एक समान है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो। आ जाओ। लिखना कुछ नहीं है, मैं बस यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, वो बताना है आपको। इनको मैच करो सर। आपको मैच करके बताना कौन से जलधारा की प्रकृति क्या है। वेनेजुएला की जलधारा कैसी है? ब्राजील की जलधारा इधर में चाहे इधर मिला दें हम, चाहे इधर मिला दें। अगली अलास्का की जलधारा कैसी है? हाँ नहीं पता है। अलास्का की जलधारा भी गर्म है, चाहे इधर मिला होता है इधर मिला होता है। फ्लोराइड की ठंडी और वेनेजुएला की ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो मैचिंग के लिए आता है। अब यहाँ पर क्षेत्र की अगर मैं लिख दूँ, वेनेजुएला की जलधारा आपको पता है कौन सा महासागर में है? अटलांटिक में है, उत्तरी में, दक्षिण में? दक्षिण में। आगे बात समझ में?
अब ये अलास्का की जलधारा कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में, उत्तर में है या दक्षिण में? तो ये उत्तर में है। ब्राजील की जलधारा अटलांटिक में है, उत्तरी में है, दक्षिण में है? तो ये दक्षिणी में है। ऐसे यूराई की जलधारा प्रशांत महासागर में, कहाँ पर है? उत्तर में। तो ये हो गए धारा की प्रकृति, उसके क्षेत्र और जलधारा के नाम। इस तरह से आ जाएंगे। अब मान लो मैंने ये चीज़ पूरी की, हो सके देखो कुछ मिला दिया। अब यहाँ पर मैंने ये लिख दिया वेनेजुएला की जलधारा, ठंडी जलधारा, दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र, तो ये वाला मिला हुआ है, ठीक है। अब इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है आपसे, निम्न में से कौन कितने युग्म सुमेलित हैं? तो एक सुमेलित है तो आपका आंसर 1 होगा, 2 सुमेलित है तो आपका आंसर 2 होगा, सभी सुमेलित है तो आपका आंसर सभी सुमेलित होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं। जलधारा दे दी जाएंगे, पर्वत दे दी जाएंगे, उनकी प्रकृति दे दी जाएगी और उनकी स्थिति दे दी जाएगी। आगे बात समझ में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जब रिटन में आएगा तो आपको जो डिटेल में पढ़ाया जा रहा है वो पाठ्यक्रम में आएगा, या कथन कारण में आएगा तब पूछा जाएगा। कथन कारण का क्वेश्चन एक मैं बनाऊंगी जब मैं दूंगी। इससे पहले हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। आज पुराने बच्चे कोई नहीं है, सब चले गए। अस्मित है बस। और जो टॉपिक आज पढ़ाई वो पिछले साल पढ़ाया भी नहीं था, तरंगे। क्योंकि पुराने बच्चे मुझे लग रहा है लिख के ही लाए होंगे, कुछ वो नहीं लिख के लाए होंगे 100%। टाइम दिख रहा है बेटा आपको? कलर काम बढ़ गया, काम तो बड़ा ही रहेगा। अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ अपने, तुम उसमें अपने आप को ऐड मत करो। पलक तो काम कर रहा है कॉलेज में, हैं? कॉलेज में काम कर रहा है, कॉलेज में काम है पलक। पलक का तो मुझे पता है, पलक ऐसी क्लास मिस नहीं करती है, क्योंकि वो लास्ट ईयर थी ना वहाँ पर, तो पता है उसका। वो अगर क्लास मिस करेगी तो किसी रीजन से करेगी। आज का हमारा टॉपिक है वेट। तरंगे पता है तरंगे क्या होती हैं? तरंग क्या होती है? हाँ, किसी अपक्षोभ यानी कि किसी भी डिस्टरबेंस से कोई तरंग उत्पन्न हो जा रही है। जैसे आप एक सिरे पे रस्सी बांध दो और एक सिरा पकड़ लो और रस्सी को झटकोगे तो डिस्टर्ब हुआ ना। एक सीधी रस्सी बंधी हुई थी, आपने वैसे करा। अगर ये बंधी हुई रस्सी है, अगर उसको आप ऐसे भी टच करके जाते हो, ऐसे ऐसे हिलती है ना, जो वो ऐसे ऐसे हिली है उसको ही क्या कह रहे हैं हम? तरंग। समझ में आ गया? अगर हम ऐसे बात करें, ये रस्सी हमने बांध रखी है, सिंपल है। कपड़े बांधने वाली रस्सी सबने अपने घर में देखी होगी, प्रैक्टिकल नहीं किया है तो आज जाके कर लेना। सबके घर में रस्सी बंधी हुई होगी, ऐसे उसको बस यहाँ से पकड़ना और हिलाना। जैसे ही आप हिलाओगे तो ऐसे कुछ ऐसे बनेगा, बनता है कि ये जो ऐसे बना है ये क्या कहला रही है? आपकी तरंग। समझ में आ गया? तरंग में जो हम किस रूप को तरंग कह रहे हैं? सिर्फ ऐसे हिलने को यही तरंग कह रहे हैं ना। इस हिलने में भी तो बहुत चीजें बन रही हैं। आपने देखा ये चीज ऊंची है, ये चीज नीची है, यहाँ पर फिर ऊंचाई भी देखी, यहाँ पर भी देखा। ये सब क्या चीजें हैं? ये सब चीजें क्या बन रही हैं? तरंगों के संगठन, है ना। किन किन तत्वों को या किन किन चीजों को, जैसे आप एक मानव मनुष्य कैसे बन रहा है? मनुष्य की आंखें भी है, उसकी नाक भी है, उसके कान भी है, उसके हाथ भी हैं, उसके पैर भी हैं, तभी तो आप मानव कह रहे हो। एक संपूर्ण मानव की क्या है गुण, क्वालिटी क्या होगी? यही कि उसके हाथ भी होने चाहिए, उसके पैर भी होने चाहिए, है ना। फिजिकली देखा जाएगा तो ऐसी तरंगों की है। तरंग कब कहेंगे हम? जब तरंग में क्या होगा? शिखर होगा। एक तरंग का शिखर, एक तरंग में क्या होगा? गर्भ। ठीक है। अब तरंग में गर्भ हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक की क्या कही जाएगी? दूरी। दूरी को हम लंबाई में नापते हैं, तो ये तरंग की होगी लंबाई, या तरंग की लंबाई कह लो इसको, या कह लो तरंग का धैर्य। तरंग धैर्य।
लंबाई, इसको कहेंगे वेव लेंथ। अब यहाँ से ये पॉइंट से लेके और ये पॉइंट तक, ये जो रहा, ये होगी तरंग की ऊंचाई। आगे बात समझ, तरंग का पूरा समझ में आ गया। तो किसी भी तरंग को संपूर्ण तरंग हम कब कहेंगे? जब उसमें शिखर होगा, जब उसमें गर्त होगा, उसकी ऊंचाई होगी और उसकी लंबाई होगी। अब तरंग यहाँ पर कितनी तरंग है अगर मुझे बताओ काउंट करके, पता है एक तरंग कब बनेगी? हाँ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक साइकिल पूरी कर लेगी उसको हम कहते हैं एक तरंग। यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो गई, ये पूरा गर्त बना रहा है और यहाँ पर आके खत्म हुई, इसने अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर ली, तो इसकी एक साइकिल को हम क्या कह रहे हैं? एक तरंग। फिर यहाँ से अगर कट लगा देंगे तो ये कौन सी हो गई? दूसरी तरंग हो गई। यहाँ से कट लगाएंगे तो ये तीसरी। अब ये तरंग पूरी नहीं हो पाई ना, क्योंकि यहाँ पर आके बंद हो गई। अगर ये आगे बढ़ जाती तो हम इसको तरंग और कह देते। तो ये जो तरंग है, ये तरंग की बात हो गई। एक तरंग, दो तरंग, एक तरंग तब कहीं जाएगी जब एक साइकिल पूरा कर लेगी। और एक साइकिल पूरा करने में वो जितना समय लेती है उसको क्या कहते हैं? अवधि। किसकी? तरंग पीरियड, यानी कि तरंग की अवधि क्या है। अब आवर्ती क्या कहेंगे? एक निश्चित समय में, यानी कि निश्चित समय यहाँ से यहाँ तक अगर मैं समय ले लूँ 1 सेकंड या 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक आने में तरंग को जितना टाइम लगेगा और उतनी ही जो आवर्ती बनेगी। कई बार होता है ना आवर्ती बहुत लंबी बनती है, कई बार होता है बहुत छोटी 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 बहुत बनती है। तो तरंगे कई बार बहुत आवर्ती में बहुत ज़्यादा छोटी बनती है, जिसमें ये लंबाई बहुत ज़्यादा होगी और इनकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा होगी, और लंबाई कम होगी, ऊंचाई बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? आवर्ती ज़्यादा होगी। आवर्ती ज़्यादा होने के बाद तरंग की संख्या भी बढ़ जाती है। तो 1 सेकंड में जितनी तरंग अपनी साल चलती है उसमें जितनी संख्या होती है उसको कहते हैं तरंग की आवर्ती। समझ में आ गया? 1 सेकंड या 1 मिनट में तरंग द्वारा चली गई दूरी में जितनी तरंगों की संख्या होती है उसको तरंग की आवर्ती कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गया आपको तरंग? अब यहाँ पर हम तो नॉर्मल तरंग की बात कर रहे हैं। समुद्र में जो तरंगें उत्पन्न हो रही है वो कैसे हो रही है? ये चित्र बना लिया होगा कि नहीं? सबने बना लिया? तो फिर मैं आगे बनाऊंगी नहीं, क्योंकि आगे आएगा। अगर आपने बना रखा है तो, नहीं बनाया है तो मैं बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समझाना भी है। अब बताओ समुद्र में कैसे बनेगी? समुद्र में भी आपने देखा होगा ना, ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मार, है ना? तो ठहरे हुए पानी में जब हम कंकड़ मारते हैं तो क्या बनती है? तरंगें बनती हैं, तरंग खिलने लगती है। यानी कि हमने समुद्र के जल या पानी या कहो नदी जल या किसी तालाब के जल में क्या करी? एक शांत पानी में उत्पन्न गति को क्या कर दिया? उत्पन्न कर दिया। ऐसे समुद्र का पानी कभी भी शांत नहीं रहता है, उसमें हमेशा क्या कहते हैं? तरंगें उत्पन्न होती रहती हैं। तो जिस स्थान से तरंग उत्पन्न होती है उसको स्लेव कहते हैं। स्लेव वो स्थान है जहाँ से क्या हो रही है आपकी तरंग को उत्पन्न। तरंग उत्पन्न का मतलब जहाँ से पानी में उतार चढ़ाव हो रहा है। मानो आपने तालाब है, इस तालाब में आराम से पानी शांत था, जब आपने इस तालाब में कंकड़ फेंका तो इसमें ऐसे ऐसे तरंगें उत्पन्न हुई, ये होंगी ना तरंगें उत्पन्न, और फैलती चली जाएंगी। यही तो पढ़ा है ना फिजिक्स, किसने पढ़ी है? साइंस। तो साइंस वाले तो बोलो ना कुछ है, अस्मित ने भी पढ़ी है। तो यहाँ पर जैसे कंकड़ मारा, तरंगे क्या होगी? बाहर की ओर जाने लगी। जब ये तरंगे बाहर की ओर जाने लगी तो इस स्थान से क्या हुआ? हलचल पैदा हुई ना। ये जहाँ हलचल पैदा हुई उस स्थान को कह रहे स्लेव। तो स्लेव वहाँ पर है जहाँ तरंगों में उतार चढ़ाव, जहाँ नदी या समुद्र के जल में उतार चढ़ाव आएगा वो स्थान हो गया आपका स्लेव। ये बात क्लियर होगी बेटा? समझ में आया अब तक जो समझाया या नहीं? किस किस को समझ नहीं आया, किस किस को समझ आया? समझ नहीं आया? हाँ समझ आया। चलो तरंगों के नाम पता है आप लोगों को? कितने प्रकार की तरंग होती हैं? 2, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ तरंग कहाँ होती है और अनुदैर्घ्य तरंग कहाँ होती है? अंतर क्या है दोनों में? अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, अनुप्रस्थ तरंग का बनाया था, अनुदैर्घ्य तरंग का बनाया था। अनुप्रस्थ इसका बनाया था। अनुदैर्घ्य का स्ट्रक्चर कैसा होगा फिर?
अवस्था? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस तीनों ही माध्यम में ये क्या कर सकती, गति कर सकती हैं। कौन सी तरंगें? ये वाली, ठीक है। और जो अनुप्रस्थ तरंग जो मैंने कौन सी बनाई थी, ये वाली। ये सिर्फ ठोस और द्रव में ही गति करेंगे, गैस में गति नहीं करेंगे। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? द्रव की बात कर रहे हैं ना। जब हम द्रव की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कौन सी तरंग पढ़ेंगे? अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंग हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये तरंग किसमें, तीनों माध्यम में बात करती है। और ये तरंग सिर्फ किसमें गति करेगी? या फिर ठोस में और द्रव में। गैस में ये बात क्या नहीं करेगी। अब हम बात करें ध्वनि में कौन सी तरंग होगी? ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग कौन सी होगी? अनुप्रस्थ होगी, अनुदैर्ध्य होगी? अनुदैर्ध्य होगी। अनुदैर्ध्य क्यों होगी? सब में ही गति करती है। ध्वनि की सर्वाधिक गति किस माध्यम में होती है? स्टील में। अगर हम कहें तो ठोस में, ठोस के बाद द्रव में, द्रव के बाद गैस में। ऐसा नहीं कि अगर आपको पानी के अंदर छोड़ दिया जाए, पानी में कोई बोलेगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, वहां भी सुनाई देगा। प्रकाश की चाल, प्रकाश में कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम चाहिए होता है या नहीं है? प्रकाश को चलने के लिए माध्यम चाहिए होता है या बिना माध्यम के फ्लो करता है? क्या यूं है? चाहिए होता है। निर्वात में कुछ है? निर्वात में कुछ है? निर्वात तो सुने हो ना, जो वायुमंडल अपना ब्रह्मांड से बाहर सूर्य से आने वाली किरणें निर्वात को पार करके आती हैं, है ना। एक मंडल से दूसरे मंडल, दूसरे से तीसरे मंडल में आती हैं। जो आपकी प्रकाश की किरणें हैं जो निर्वात को पार करती हैं, और निर्वात में कोई कुछ चीज़ नहीं होता, खाली स्थान होता है ना। तो वहाँ भी प्रकाश की वो चलती हैं तरंगें। तो प्रकाश की तरंगों को कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर उसको माध्यम की आवश्यकता होती तो आपकी पृथ्वी पर प्रकाश नहीं आ पाता। समझ में आ गया? अगर और जो आपकी ध्वनि तरंग है उसको माध्यम की आवश्यकता है, क्योंकि अगर माध्यम की आवश्यकता होती नहीं होती तो क्या होता? जितनी भी उल्का पिंड, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड में उल्का पिंड वगैरह टकराते नहीं हैं, टकराते हैं, उनकी ध्वनि भी बहुत तेज होती है। अगर ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो वो आपको आए दिन आके सुनाई देती, पर माध्यम की आवश्यकता होती है और निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं है, इसीलिए आपको ध्वनि की आवश्यकता, मतलब ध्वनि सुनाई नहीं देती है। बात समझ में आ गई या नहीं? कुछ लोगों को आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टेड है, क्योंकि आपसे, आपकी लाइफ से थोड़ा सा कनेक्टेड है। फिलहाल इतना, जैसे ही आप सागर में डुबकी मारोगे फिर डूब जाओगे। इतनी बात समझ में आ गई है तो पहले मैं समझा देती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा लिखवा दूंगी। अब हम बात करते हैं, यहाँ जो हमने तरंग अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग की बात करी, हमने साइंस की दृष्टि से करी। अब जो हम जलवायु में या आपके जलमंडल में तरंगें उत्पन्न होती हैं, उस सागर में तरंगें उत्पन्न होती हैं, उसका कारण क्या है? मैंने बताया ना, हलचल है। अब भाई पानी शांत है, शांत पानी को या तो आप कंकड़ मार रहे हो तब वो हिल रहा है ना, उसके अलावा हवा और पृथ्वी के कंपन के द्वारा। वेरी गुड, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है, बिल्कुल गहराई में जाके। और बताओ। हाँ, आपको कोई चीज भ्रमित नहीं करती है, आपके मन को चंचल नहीं करती है। मन भी बिल्कुल समुद्र की गहराई की तरह है ना, बहुत गहरा है, जैसे समुद्र बहुत गहरा है, ऐसे मन भी बहुत चंचल है ना। तो मन को भी बहुत चीज़ें विक्षोभ करती हैं। आज नई पिक्चर आई है, वहाँ जाते हैं, आज हम दोस्तों के साथ यहाँ जाते, तो ये क्या हो रहा है? मन चंचल हो रहा है ना, मन में भी क्या है, तरंगें उत्पन्न हुई हैं किसी तरह की, तो यहाँ भी तरंग उत्पन्न होती है। तो जो जल में यहाँ सागर लिख दे रही हूँ,
आपके जल में तरंगों के उत्पन्न होने का कारण बन रहे हैं। इसमें हम एक लेंगे बाह्य कारक। ऐसे कारक एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स मतलब जो आपके बाह्य बल है। इसके बाद कौन सा हो सकता है? छोटा दिख रहा है या बड़ा? लाइट बंद कर दूं? दिखेगा नहीं? हाँ वो तो मुझे पता है, या तो पर्दे डाल लो फिर बोर्ड कर दो थोड़ा। कलर कलर ठीक है? ये काला इस पे नहीं दिखेगा। अब दिख रहा है? ठीक है, एक्सटर्नल बल। इसके अलावा ऐसे जो भू आकृति का निर्माण करती हैं, भू आकृति के आधार पर महत्व देती है ना, ऐसे करेंगे। कुछ तरह के ऐसी होंगी जो क्या होंगी, जो भूमि का जल है ना, मतलब भूमि को बढ़ाती होंगी, और कुछ ऐसे होंगे जो भूमि का कटाव करती होंगी। ठीक है, तो उन आधार पर हमने तरंगों को बांटा है। तो ऐसे लिखो इसको, ऊपर जाएगा या नहीं? भू आकृति के महत्व के आधार पर तरंगे। इसके बाद क्योंकि तरंगे कहाँ उत्पन्न हो रही? सागर। सागर कहीं पर गहरा है, कहीं पर छिलछिला है। छिलछिला मतलब उथला है। तो क्या हो जाता है? सागर की गहराई पर, तो डेप्थ ऑफ सी। इसके बाद एक कारक और है। ये कारक मैं सिर्फ आपको मैं एक ही चीज बताऊंगी जो आपके काम की है, बाकी चीजें नहीं बताऊंगी। तरंग के टूटने के आधार पर, ठीक है, तो तरंग के टूटने के आधार पर सिर्फ मैं आपको सर्च करने ही पढ़ाऊंगी। अपने आप कैसे छोटा और बड़ा हो जाता है, ये आप लिख लो पहले। लिख लिया ये सब? इतना स्ट्रक्चर लिख लिया? बना लेना। अब आप लोगों ने जो मुझे एग्जाम्पल दिए थे, कौन कौन से एग्जाम्पल दिए थे? पवन, और क्या दिया था? पृथ्वी का तापमान और पृथ्वी के आंतरिक कंपन। इसके अलावा और कुछ था? ज्वार भाटा, ठीक है। और तो ये सब क्या है? कहीं ना कहीं बाहर से इफेक्ट डाल रहे हैं किस पर? समुद्र के जल पर। नॉर्मल जो तरंगें उत्पन्न होती है पवनों से द्वारा है, ये समान रूप से है। आप अपने पड़ोस में या जो सामने अपना तालाब है, इसको आज देखना थोड़ा सा ध्यान से बैठे। जब बाहर निकलोगे तो इसका पानी भी क्या हो रहा होगा? थोड़ा थोड़ा हिल रहा होगा। ये जो थोड़ा थोड़ा पानी इसका हिल रहा है, जो तरंग उत्पन्न हो रही है, हलचल हो रही है, वो किसके कारण हो रही है? पवनें। समान तौर पर तो पवनें हो जाती हैं। पवनों के आधार पर भूस्खलन। भूस्खलन कहाँ हो रहा है? सागर के अंदर भी। मैंने क्या बताया? कुछ तरंगें ऐसी हैं जो क्या कर रही होंगी? तटों का निर्माण कर रही होंगी, और कुछ तरंगें ऐसी हैं जो तरंगों को काट रही होंगी। जब वो तरंगों को काटती है, इसका मतलब भूस्खलन हो रहा है। कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही होगी पृथ्वी के अंदर जिसके कारण क्या हो रहा है? भूस्खलन हो रहा है। जब भूस्खलन होगा तो क्या होगी? तरंगें उत्पन्न होंगी। तो यहाँ पर
यानी भूस्खलन। अब भूस्खलन के बाद भूकंप सुने हो ना, भूकंप जब आता है तब भी क्या होती है, तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो आपका यहाँ पर भूकंप दिया गया। भूकंप के बाद भूकंप के अलावा और कुछ, ज्वारीय तरंगें पढ़े ना कल, ज्वारीय तरंगें। इसके अलावा और कुछ हो सकता है, सोचो सोचो। चक्रवात, सुनामी नाम सुने हो या नहीं? ये कहाँ आते हैं? समुद्र में आते हैं ना। तो ये चीजें भी तो क्या करेंगी, है? इतना धीरे मत बोला करो कि मुझे सुनाई भी ना दे और तुम बोल भी दो। ये कैसे चला जाता है मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या दुपट्टा लग जाता हो, वो मुझे तो दूसरी नहीं लगती है। चक्रवात, चक्रवात के बाद क्या बताया आपका, सुनामी। अब यारा हो गया, बताओ क्या लगा इसमें, कुछ लगा? कुछ ना कुछ टच हो रहा है इसमें। ये हो गए सारे एक्सटर्नल। इनको एज इट इज ऐसे ही क्या कर लेना, याद कर लेना। ये तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि वैसे ज्वालामुखी चक्रवात जब पढ़ोगे तो चक्रवात आपका एक अलग टॉपिक है, सुनामी आपका एक अलग टॉपिक है। ज्वारीय तरंगें पढ़ाई थी हैं, ज्वार से क्या पानी ऊपर आता है तो ज्वारीय तरंगें होती है। भूकंप आपका एक टॉपिक है, तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे पता चल जाएगा। तो अपने ऑलरेडी आप पढ़ोगे तब भी क्या है, ये सारे जो टॉपिक है ना, ये धीरे धीरे क्या है, आने वाली क्लासेस में ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो आपको तरंगों का समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं भू आकृति के आधार पर। ऐसे तरंगें होंगी जो रचना कर रही होंगी। रचना का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बनाना, और विनाश करना मतलब किसी चीज को तोड़ना। तो इसी आधार पर हमने इन तरंगों को नाम दिया है रचनात्मक तरंगे और विनाशकारी तरंगे। ठीक है। अब सागर की गहराई, सागर की गहराई पे यानी कि जहाँ सागर बहुत ज्यादा गहरा है और जहाँ सागर बहुत ज्यादा उथला है, तो इस आधार पे भी तरंगें उत्पन्न होती है। जहाँ पर सागर बहुत ज्यादा गहरा है वहां पर आपकी दोलन तरंग उत्पन्न होती है। कौन सी तरंग हो रही है, दोलन। और जहाँ पर सागर क्या है, छिलछिला तितला, ज्यादा गहरा नहीं है, लगभग 100 से 200 मीटर, और उससे धीरे धीरे जैसे आप ऊपर तटों की तरफ बढ़ते जाओगे गहराई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जैसे तटों के दूर जाते जाओगे गहराई क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। अब यहाँ पर जो भूसी है वो समांतरीय तरंग, ठीक है, स्थानांतरणीय तरंग। लिख लिया, स्ट्रक्चर बना लिया पूरा। अब यहाँ पर आने से पहले जो मैं पुराना बताई हूँ उसको लिखोगे, है ना? क्या इसको आगे डिटेल में लिखवाऊँ? नहीं, बताना भी तो है। अभी तो मैं प्रोसेस बताई हूँ। अभी यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा, जैसे दोलन तरंग कैसे चलती है वो चीज़ बताई जाएगी। अभी मैंने बताया कि तरंग क्या होती है, सीधे सीधे ऊपर हाथ लिखो, सागरीय तरंगे, एक हेडिंग डाल के लिख लो, सागरीय तरंगे, सागरीय तरंगे।
जो अभी मैंने बोला इतना सब चीजें वो लिखवा रही हूँ। सागरीय तरंगे सागर सतह पर, सागर सतह पर, सागर सतह के जल पर, जल में ऐसे लिखो, सागर सतह के जल में, तो सागर सतह के जल में लिख लो ना आगे, काटोगे क्यों? सागर सतह के जल में उत्पन्न हलचल, उत्पन्न हलचल या उतार चढ़ाव को, या उतार चढ़ाव को, जल्दी जल्दी लिखना बेटा थोड़ा, उतार चढ़ाव को सागरीय लहरें कहते हैं। थोड़ा शॉर्ट में लिखना शुरू करो, सागरीय लहरें कहते हैं। ये लहरें सागरीय जलधाराओं के समान, ये लहरें सागरीय जलधाराओं के समान क्षैतिज रेखा में नहीं, मतलब क्षैतिज गति नहीं करती, बल्कि क्षैतिज गति नहीं करती बल्कि कक्षीय संचालन करती हैं, बल्कि कक्षीय संचालन करती हैं, कक्षीय संचालन करती हैं, जो प्रायः स्थिर होता है, कक्षीय संचालन करती हैं, जो प्रायः स्थिर होता है, जो प्रायः स्थिर होता है पवन के संपर्क या पवन के घर्षण के कारण, पवन के संपर्क या पवन के घर्षण के कारण ये पवन की दिशा में गति करना प्रारंभ कर देती है। यह पवन के घर्षण के कारण, यह पवन की दिशा में गति, हाँ पवन की दिशा में, पवन के घर्षण के कारण पवन की दिशा में गति करना प्रारंभ कर देती है। अब यहाँ पर एक आया कक्षीय संचालन। ऑर्बिटल मूवमेंट, ऑर्बिटल मूवमेंट का मतलब आप सुनो, कक्षीय गति क्या होगी? जो सागर की सतह के नीचे का जल है ना, जब उसमें कंपन होता है, जब उसमें कंपन शुरू होता है, तो जो आपके जो सागर का जल है वो बूंदों के रूप में कंपन करता है। एक बूंद, प्रत्येक जल के एक कण का एक बूंद बनता है, एक बूंद उसके ऊपर, उसकी बूंद उसके ऊपर, उसकी बूंद उसके ऊपर, ऐसे क्या होता है बूंद। अब बूंद के ऊपर बूंद गोल आ गई तो सर्किल क्या होता है, आप ऐसे समझो, सर्किल के ऊपर सर्किल, सर्किल के ऊपर सर्किल और सर्किल के ऊपर सर्किल, ऐसे बनता जाता है और सर्किल वहीं की वहीं रोटेट करता रहता है। तो इसको हम कह रहे हैं दोलन मूवमेंट, यानी कि आपका ऑर्बिटल मूवमेंट की बात कर रहे हैं। इसको ऐसे समझो, अभी मैंने तरंग ऐसे बनाई है और जो चित्र बनाती जा रही हूँ उसको आप बनाते रहना। घर से फोन आएगा तो कॉल रिसीव कर लूँ, फिर सबको बता के जाना। कोऑर्डिनेटर ये क्या है? कक्षीय संचालन। ये गोल बन गई तो बूंदे क्या होंगी, आपस में ऐसे तो रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे। तो मैंने बताया अभी जो लिखा है कक्षीय संचालन करते हैं, पर ये प्राय क्या रहता है, स्थिर रहता है। जैसे ये किसके संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में, या वायु के घर्षण के कारण क्या करने लगता है, ये गति प्रारंभ हो जाती है। ये क्लियर हो गया? अब ये सीधा ही है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसमें क्या हो रहा है, गति उत्पन्न हो रही है। ऐसे ही सेम जैसे ये बनाया है वो आप यहाँ पे बना लीजिए। यहाँ पर देख रहे हो, जैसे जैसे गहराई से ऊंचाई पर जा रहे हैं, इनका आकार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे नीचे गहराई में जा रहे हैं, आकार क्या होता जा रहा है, छोटा। छोटा होने के कारण क्या हो रहा है, वृत्ताकार, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार, अंडा
साइज कैसा हो रहा है? अंडाकार। तो सागर के गहराई में इनका जो आकार होगा वो अंडाकार और छोटा होगा। सागर की गहराई से जैसे ही ऊंचाई पर जाएंगे, ऊपर उठता जाएंगे, सतह के पास जाते जाएंगे, आकार में परिवर्तन आएगा। आकार कैसा होता जाएगा? गोल, और गोल के साथ साथ साइज कैसा होता जाएगा? बड़ा। बात समझ में आ गई है? अब मान लो आप चल रहे हो कहीं, ये चीज को सिर्फ दोलन में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ये चीज समझ में आ गई? ये चित्र अपने दिमाग में रखना, बना दिए हो आप, ठीक है? और जहाँ लिखा था उसके आगे लिखो, कहाँ पर मैंने बात कर रही थी? गति करना प्रारंभ करती है। जिस स्थान पर सागरीय जल में तरंगें उत्पन्न होती हैं, अर्थात उतार चढ़ाव, जिस स्थान पर सागरीय तरंगों में सागरीय तरंगों में हलचल उत्पन्न होती है, अर्थात उतार चढ़ाव, हलचल उत्पन्न होती है अर्थात उतार चढ़ाव पैदा होता है, उस स्थान को स्लेव कहते हैं। स्लेव कहते हैं। ये लिख दिया है, ये ऐसे लिख दिया। बना लिया? वो अभी बताऊंगी, बस थोड़ा स्पीड बढ़ा लो आप लोग। अब लिखो तरंग। तरंग लिखो, तरंग। तरंग किसे कहते हैं वो भी तो बता दो, या कहोगे तरंग तो मैंने बताया, बस उत्पन्न ही बता दिया। तरंग प्रायः सुव्यवस्थित गर्त और शिखर, तरंग प्रायः सुव्यवस्थित गर्त व शिखर से युक्त लहर को तरंग कहते हैं। युक्त समुद्री जल को तरंग कहते हैं। युक्त समुद्री जल को सागरीय तरंग कहते हैं। ऐसे लिखो, पूरा सही है, ठीक है? अब यहाँ पर आया सुव्यवस्थित गर्त और तरंग। अब जो चित्र मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, तरंग कहते हैं या सागरीय तरंग कहते हैं, उसकी लिखो। ठीक है? अब नया हेडिंग डालो, तरंग के कंपोनेंट्स, यानी कि तरंग के संघटक, कंपोनेंट्स ऑफ वेव्स, तरंग के संघटक हैं? इसमें लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसने बना लिया है वो ठीक है, वो तो मैंने समझाने के लिए आपको क्या कर दिया था, बना दिया था, ठीक है? अब यहाँ पर तरंग के संघटक या संगठन, संगठन की लिखो, कंपोनेंट्स ऑफ वेव्स। पहला बोला क्या होगा? सुव्यवस्थित गर्त और शिखर होंगे। तो ये क्या है? शिखर है। ये क्या है आपका? यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो लंबाई है उसको कह रहे हैं तरंग दैर्घ्य या तरंग लंबाई। ये बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, जिनका नहीं बना हुआ है वो बना लो, क्योंकि मैंने उस समय समझाया था
अब ये क्या हो गया, तरंग की ऊंचाई। है बना लिया। अब एक एक करके फटाफट लिख लो, या समझ जाओगे ऐसे ही समझ जाओगे ना। शिखर क्या है, जो तरंग का ऊंचा स्तर। हाँ बोलो। कौन सी लंबाई, ये मैंने यहाँ से पूरा यहाँ तक की बताई। ऊंचाई की बात कर रहे हो, ये लंबाई की यहाँ से, हाँ यहाँ से यहाँ तक की है। हाँ हाँ, जो बिल्कुल इसका सेंटर, इसका सेंटर, वहाँ से बच्चों बताइए। एरो तो मैंने यहाँ खींच दिया है, पूरा खींचा था, इसमें आधा हो गया। अब यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई। एक ये है, इसके अलावा और भी हैं, ये पॉइंट लिखिए। ये तो आपको समझ में आ रहा है, ये नहीं बताना है ना, इसके बारे में लिखवाऊँ या नहीं, ये बता दो मुझे। या लिख लोगे अपने आप से थोड़ा बहुत, है ना। अब एक पॉइंट बनता है आपका जिसमें स्थिर पॉइंट, स्थिर जल स्तर। स्थिर जल स्तर की बात करते हैं। यहाँ देखो ये चीज आधी आधी है ना, आधा ऊपर और आधा नीचे। ये जो पॉइंट है इसको कह रहे हैं हम स्थिर जल स्तर, ठीक है। जिसमें ऊंचाई को आधे आधे में बांट दिया, आधा आधा जल में बढ़ गया ना, क्योंकि आधा जल ऊपर होगा और आधा जल नीचे होगा जहाँ तरंगों के। तो ये जो बीच में पॉइंट हो रहा है इसको कह रहे हैं स्थिर जल तरंग, ठीक है, या स्थिर जल का स्तर। इसके बाद है आपकी एक आता है तरंग प्रवणता। सुने हो तरंग प्रवणता क्या होती है? स्ट्रीकनेस, नहीं सुने हो? श्लोक तो रहेगा पर यहाँ पर तरंग प्रवणता अलग हो जाएगी। यहाँ पर तरंग प्रवणता निकालने के लिए जो आपकी तरंग लंबाई है और तरंग की लंबाई है और तरंग की ऊंचाई है, इनके अनुपात को क्या कहते हैं? तरंग प्रवणता कहते हैं। तरंग जितनी ऊंची होगी, एक लिमिट होती है ना किसी चीज का ऊंचा होना, अगर उस लिमिट से ज्यादा ऊंचा हो जाएगा तो वो टूट जाएगी। ऐसे जहाँ तरंग प्रवणता जो अनुपात है उसका अनुपात है 7, 1.1 अनुपात 7 के अनुपात में रहती है क्या आपकी ताप तरंग प्रवणता। अगर इस अनुपात से अधिक हो जाएगी तो तरंग क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। जिस पॉइंट पर ये तरंग टूटती है उसको कहते हैं प्रतोरण लाइन, यानी कि प्लग लाइन। बात समझ में आ गई? जिस स्थान पर या जिस लेवल पर जाके ये तरंग को ब्रेक कर जाएगी, तरंग आगे बनेगी ही नहीं। अब ऐसे मानो जैसे ये तरंग यहाँ पर गई, ऐसे आगे ये बहुत ऊंची पड़ गई और यहाँ पर आगे ये टूट गई, तो ये यहाँ पर जहाँ टूटी है उसको हम क्या कह रहे हैं? प्लग लाइन, यानी कि हिंदी में बड़ा टफ नाम है इसका, प्रतोरण रेखा। अगर मैं आपसे कहूँ ये चीज लिख के लाओ तो लिख लाओगे ना सारे पॉइंट्स। शिखर क्या है, गढ़ क्या है, तरंग लंबाई क्या है, तरंग की ऊंचाई क्या है, तरंग प्रवणता क्या है और तरंग की प्रतोरण क्या है, और उसके बाद आवृत्ति क्या है और उसका अवधि क्या है। तरंग की अवधि, तरंग की अवधि वही हुई जो क्या है, एक साइकिल पूरा करने में जितना समय ले रही है उसको क्या कह रहे हैं हम? आवर्ती। किसकी? तरंग की आवर्ती। और तरंग की आवर्ती नहीं, अवधि। आवर्ती किसको कहेंगे? एक सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी में जितनी तरंगें बनी उत्पन्न हुई उसको क्या कह रहे हैं? तरंग की आवर्ती। क्लियर हो गया? तो ये चीज आप थोड़ा सा अपने आप होमवर्क में लिख के लाओगे और तब मुझे चेक करवाओगे। ये मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। अब आ जाते हैं हम पिछले पॉइंट पर। पिछला पॉइंट इससे पहले क्या बताया था? अभी प्रकार बताएंगे, करने से अच्छा है यही तो बताया है। अब इसमें आ जाते हैं भू आकृतिक महत्व रचनात्मक, यानी कि कंस्ट्रक्टिव वेव। रचनात्मक
आती है तो किससे टकराती है? बीच तो सुने होंगे ना, जुहू बीच, और कौन कौन से बीच हैं? गोवा बीच। अरे नाम तो सुने होंगे, नहीं गए हो तो है? नाम नहीं सुने हो बीच के? सुने हो ना? तो ये समझ लो, ये बीच का बनना और बीच का टूटना किसके कारण होता है? आपके रचनात्मक यानी भू आकृति के मैथ वाली करेंगे, जिसमें क्या करेंगे? रचना करेंगे। जहाँ रचना करेंगे यानी कि तटों को बढ़ा रही होंगी, तटों को काट के छोटा नहीं कर रही होंगी। आगे बात समझ में? तो जब समुद्र से लहरें क्या होती हैं? गहराई से आती हैं। आगे मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था, ये वाला। जब ये लहरें क्या कर रही हैं? अभी तो स्थिर है, जैसे ही पवनों के संपर्क में आएंगी क्या करती हैं? गति करती हैं। तो ये इनका ऊपर का भाग होता है, अग्रभाग, और ये इनका नीचे का यानी पृष्ठ भाग हो गया, ये ऊपर और ये नीचे। जब हवा के संपर्क में आएगा तो ये आगे झुकेगा और ये पीछे होगा। कुछ अभी सीधा दिख रहा है, फिर थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। जब ये थोड़ा सा ऐसे होगा तो ये आगे गति करने लगेगा ना, पर घूमेंगे कैसे? पानी तो ऐसे घूमेगा और ये हवा के संपर्क में ये आगे होके आगे गति करने लगेगा। अब मान लो यहाँ पर जब ये पास में आया तट के, तो कहीं ना कहीं नीचे घर्षण शुरू हो जाएगा। घर्षण के कारण इसकी गति में क्या हो जाएगा? अवरोध उत्पन्न होगा। अवरोध उत्पन्न होने के कारण ये लहरें होंगी ना, अधिक ऊंची होने लगेंगी। कैसे होने लगेंगी? अधिक ऊंची। लहरें अधिक ऊंची होंगी तो उनकी लंबाई भी ज़्यादा हो गई, लंबाई के साथ साथ उनकी आवृत्ति भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अधिक आवृत्ति और अधिक लंबाई के कारण ये जो लहरें हैं आपकी, ये क्या करती हैं? तटों को काटती हैं। तटों को काट के जब वापस जाती हैं तो अपने साथ उसका दाग लेके चली जाती हैं। आगे बात समझते हैं। घर्षण के कारण ये आगे झुकेंगे, आगे झुकती हैं, और आगे झुक के जब इनका घर्षण बढ़ जाता है, उनको अवरोध हो जाता है। अवरोध के कारण ये क्या करेंगे? अपने आप की ऊंचाई बढ़ाती हैं। ऊंचाई बढ़ा के जब ये आती है नीचे तो क्या कर देती हैं? ये तट के पास जब मिट्टी को काट के लेके जाती हैं। तो ये कैसी होगी आपकी? कौन सी होगी? विनाशकारी। विनाशकारी होगी ना। अब यहाँ पर इसी के विपरीत कौन सी होगी आपकी? निर्माणकारी, जिसको रचनात्मक कह रहे हैं। अब रचनात्मक में क्या होगा? सेम बात यही होगी, बस इनकी क्या? आवृत्ति और लंबाई कम होगी, लंबाई अधिक होगी। जब भैया देखो मेरी बात से सुनो, जब तरंग ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, तो यहाँ पर लंबाई कैसी है? ये लंबाई कम है, ऊंचाई ज्यादा है, और आवृत्ति भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब एक तरंग ऐसे है, यहाँ पर लंबाई क्या हो गई? ज्यादा हो गई, ऊंचाई क्या हो गई? कम, और आवृत्ति भी क्या हो गई? कम। तो ऐसी तरंगे जब तटों के पास आती हैं तो ये क्या करती हैं? जब तट पर जो कंकड़ पत्थर या रेता होता है उसके बीच में आ जाती हैं। जब उसके बीच में आ गई, जब ये वापस होती है तो इनको कहते हैं बैक वॉश। जब ये वापस होती हैं तो अपने साथ दाग लेके नहीं जा पाती हैं, तो ये क्या करती है? जो अपने साथ मिट्टी लेके आए तो तटों पर ही छोड़ के चली गई। तो ये कौन सी तरंगे हो जाती हैं आपकी? रचनात्मक तरंगे। दोनों में अंतर समझ में आ गया? एक क्या कर रही है? अपने साथ तटों की मिट्टी को काट के ले जा रही है, और एक क्या कर रही है? जो काट के मिट्टी लेके गई उसको वापस लाके फिर से वहीं पर छोड़ दे रही है। क्लियर हो गया? ये डिपेंड किस पे कर रहा है? तरंगों की आवृत्ति। यहाँ तरंगों की आवृत्ति ज्यादा है और यहाँ तरंगों की आवृत्ति कम है। लंबाई कम है और लंबाई ज्यादा है। ठीक हो गया? समझ में आ गई ये चीज? अगला समझो। यहीं पर से दोलन तरंग और स्थानीय तरंग, सेम प्रोसेस तरंगों का वही है, बस क्या है? गहराई के नाम पर उनको अंतर कर दिया है। दोलन तरंग क्योंकि दोलन करते हुए आ रही है, और दोलन कहाँ कर रही है? समुद्र के ज्यादा गहराई में। जैसे समुद्र के ठीक ज्यादा पास में आती हैं, समुद्र तट है, उसकी लंबाई को क्या कहती है? उसकी ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है तरंगे, समुद्र के पास आके फिर और ऊपर उठती हैं। जब ये तरंगे और ऊपर उठती हैं तो उठने के कारण इनमें क्या होगा? दोलन तो बेटा चलता ही आ रहा है। उठने के कारण ये तटों के पास जैसे ही पहुंचती है, घर्षण करती है ना, घर्षण के कारण जो अभी पूरा प्रोसेस मैंने बताया ना, जैसे तट के पास आता है, घर्षण करती है, एकदम तिरछी होती हैं, फिर क्या करती है? अवरोध करती हैं। उसके विपरीत ये लोग ये बहुत ऊपर उठती हैं। तो ये जो तरंगे बहुत ऊपर उठती हैं तो ये क्या करेंगी? समुद्र के ज्यादा गहराई में इनसे कुछ निर्माण नहीं हो रहा है, ना कुछ विनाश हो रहा है, ना समुद्र के तट कट रहे हैं, ना समुद्र के तट का निर्माण हो रहा है। बस ये एक प्रकार की इनमें स्पीड बहुत ज्यादा होती है।
क्योंकि अब ये बहुत ऊपर उठ रहे हैं, तो वही चीज़ है, इनमें आवृत्ति भी बहुत ज़्यादा होगी और इनकी लंबाई कम होगी। जबकि इसके विपरीत क्या होगी, स्थानीय तरंगें जो ये होती है ये अपक्षय करेंगी। अपक्षय मतलब जो काट के लेके जाएंगे। सेम इनको आप उस किससे मानेंगे, जो विनाशकारी तरंगे उनके हिसाब से, और इनको कैसे मानेंगे, जो आपकी रचनात्मक तरंगे उनके। अब बात करेंगे हम एक तरंग और है गई है सर्प द्वारा, कहाँ से होगा, नहीं पर था, रचनात्मक हो गया, विनाशकारी हो गया, दोनों में तरंग सर्प रहा। ये सर्प के लिए आप एक चित्र बनाओगे। बनाना में पूरा तब बनाना। बन गया, बनाना शुरू कर दूँ। हाँ, अब अच्छा बना है, कैसा बना है आप लोग?
बेटा जल्दी से, आज नया टॉपिक स्टार्ट करना है। ये मैं आधे घंटे में कंप्लीट करने वाली हूँ। हो गया? बन गया? तो जाएगा तो नहीं ना? अरे आज मैंने मीटिंग नहीं लगाई। ये जो आपने ऐसे ऐसे लहरों वाला बनाया है ना, ये ठीक है, जो आगे लहरों वाला बनाया था, समुद्र की लहरें ये आई। अभी यहाँ पर वो नहीं दिखाया है प्रमोद पॉइंट, जहाँ पर क्या होता है लहरें बहुत ऊपर आके टूट जाती है और टूट के फिर नीचे आती है। अब ये टूट के नीचे आ रही है तो लहरें ऐसे आ रही हैं। अब ये लहरें तट पर आ गई ना, अब ये लहरें तट पर आई हैं तो ये जो आई है इसको क्या कह रहे हैं, और ये जो जा रही है उसको क्या कह रहे हैं। मेरा हाथ लग गया। ये लहरें आई और ये जो लहरें वापस हो रही है इसको कह रहे हैं बैक बॉस। क्या कह रहे हैं? बैक बॉस। जो तट तक आई और तट के पास गई, ये बैक बॉस कह रहे हैं। और ये बैक बॉस वही है जो क्या कर रहे हैं, समुद्र की रेत के अंदर अगर धंस जा रहे हैं तो इनकी तीव्रता क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। और ये तीव्रता कम होने के कारण जब ये वापस जा रहे हैं तो ये तट की मिट्टी को ज़्यादा लेके जा नहीं पा रहे हैं। अब इसके विपरीत अगर कोई ऐसी वो आएगी, क्या तरंग आएगी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो ये क्या करेगी, समुद्र के रेत को लेके चले जाएगी। जब आप समुद्र किनारे खड़े होते हैं तट पर तो क्या करती है वो, आप खड़े हो, जब लहर आपके उठ जाएगी तो पैरों के नीचे से रेत को लेके चली जाती है। पूरा रेत पैरों के नीचे से गायब हो जाता है। ऐसा लगता है आप जमीन में क्या कर रहे हो, धंस रहे हो, एकदम स्पंज की तरह लगता है। ठीक है, तो ये जो आई, जो ये यहाँ से आ रही है इसको कहते हैं ब्रेक तरंग। ब्रेक तरंग जो आ रही है, ब्रेक तरंग ना, क्योंकि टूट के फिर आई है तो ब्रेक तरंग। जो यहाँ से वापस जा रही है उसको क्या कह रहे हैं हम, बैक बॉस। समझ में आ गया? तट से टकराकर वापस गई वो ब्रेक तरंग। और ये जब तक यहाँ पहुँचती है जब तक एक तरंग और क्या जाती है। यहाँ देखो, ये बहुत जल्दी नहीं जा रहा है, इसको पॉज कर देना। ये देखो लहरें दिख रही हैं, एक लहर यहाँ पर पड़ी है समुद्र, किसको नहीं, उसको नहीं करेंगे, अभी हम इसको समझा दे रहे हैं। ये देखो ये लहर दिख रही है ना, एक लहर, जब ये लहर वापस आ रही है तो दूसरी लहर आपको उत्पन्न दिख रही है ना। तो ये जो लहर उत्पन्न होकर आ रही है इसको कह रहे हैं ब्रेक लैग तरंग, और जो वापस जा रही है उसको कह रहे हैं बैक बॉस तरंग। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? एक तरंग जब तक समुद्र में के तरफ नहीं जा पाती जब तक दूसरी तरंग क्या आ जाती है, आ जाती है। तो उसको जो आ रही है उसको कह रहे हैं हम ब्रेक तरंग, जो वापस जा रही है उसको कह रहे हैं बैक बॉस। क्लियर हो गया? आप बोलो क्या कह रहे थे तुम? क्या बोल रहे थे? कौन सा वाला बनाया है वो तो अभी आ रहे हैं ना उस पर। और ये जो जानवर चल रहे थे ना, ये जो दिखाए थे कि रेडियम होता है, इनमें अंधेरा होता है समुद्र नीचे, ये सब वही थे। जब पढ़ा रही थी तब मैं दिखाना था, उस दिन में जल्दी जल्दी में भूल गई। तो आज आप देखो, तो ये चीज़ समझ में आ गई। ये जो यहाँ पर जो तरंग टूटी है, क्योंकि यहाँ तरंग कोई बना नहीं पाई, और क्यों नहीं बना पाई, वो अपनी क्रांतिक सीमा यानी कि जो क्रिटिकल लाइन होती है उससे ऊपर पहुँच गई। हर एक चीज़ की लिमिट होती है ना, अगर लिमिट से ऊपर पहुँच जाती है तो टूट जाती है। तो इसकी भी क्या है, एक लिमिट है। तो जो लिमिट है उसको क्या कह रहे हैं हम, क्रिटिकल सीमा यानी कि क्रिटिकल लाइन। और क्रिटिकल लाइन से जैसे ऊपर पहुँच के टूटी है, जहाँ टूटी है उसको हम कह रहे हैं प्रतोड़न लाइन यानी कि प्लग लाइन। अब ये टूट गई, टूट के पानी ऐसे आया और ऐसे आके फ्लो कर गया यहाँ पर, और फिर ऐसे ऐसे झरनों में आ गया। जो अभी आपको लहरें दिखाई थी, तो ये लहरें लगातार ऐसे आती रहती है। जो ये टूट के यहाँ पर आई उसको क्या कह रहे हैं हम, ब्रेक तरंग, और जो ये वापस गए उसको कह रहे हैं हम बैक बॉस तरंग। क्लियर हो गया? जिस समझ में आ गया, मैं कोशिश करूँगी आपको नोट्स देने के। मुझे ये बताओ, जो नोट्स मैंने उस दिन आपको दिखाए थे वो आप लोगों को समझ आए थे या नहीं? नहीं देगी तो अभी मैं दिखा दूँगी। फिलहाल आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम
क्लाइमेटोलॉजी में प्रवेश कर गए। ओशनोलॉजी हमारी हो गई खत्म। बताया था ना, पृथ्वी में आपके जो भूगोल में पढ़ते हैं जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। स्थलमंडल अभी आपका हुआ नहीं है, वायुमंडल क्या चल रहा है आपका, कंप्लीट हो गया। वायुमंडल जलमंडल कंप्लीट हो गया। और आज हम आ रहे हैं आपके वायुमंडल। वायुमंडल जिसका टॉपिक है वो आपका आता है क्लाइमेटोलॉजी में, यानी कि जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अब वायुमंडल भी आप लोगों को थोड़ा बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, साइंस वालों को तो बहुत ही प्रिय रहा होगा ये वाला, है कि नहीं? क्या हुआ? सर्फ तरंगे इन्हीं को कहते हैं जो समुद्र में उठती हैं। इनके बारे में देखो, या तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में लिखवा दूंगी अगर आप टाइम दोगे तो, और टाइम नहीं दोगे तो जब टाइम मिलेगा तो मैं लिखवा दूंगी, चिंता मत करो। अभी समझ लियो ना, समझ में आ गई चीज़, बस ये मुझे बता दो है। सर्फ तरंग वाला समझ नहीं आया तो फिर समझा दूंगी। वायुमंडल किसको कहते हैं बताओ? वायु क्या होती है? हवा। बस ऐसे बोल दिया। हवा में क्या क्या तत्व होते हैं ये बता दो। वायुमंडल किसको कहते हैं? गैसों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? वायुमंडल। और ये वायु का आवास हमें होता है क्या? अभी आपको वायु इस कमरे में है, आवास हो रहा है, गैसों का आवास हो रहा है कि नहीं? पर ये वायु को गति मिल जाती है तो इनका आवास हमें होने लगता है। एक गति कैसे मिलती है? पवनों के रूप में। जब पवन चलती है ना, हवा चलती है तो ये गैसों को तो अपने साथ लेके आती है, तभी तो आपको ये लगती है कि हाँ हवा कितनी अच्छी चल रही है, ताजी हवा है, प्रदूषित हवा है। क्यों कहते हैं? कितनी बदबूदार हवा है, कितनी खुशबूदार हवा है, क्यों कह रहे हैं? कौन से पदार्थ मिल गए? बदबूदार हवा में कौन सा पदार्थ मिलता है? जब ऐसे स्थानों से आएगी जहाँ पर क्या होगा, डंपिंग एरिया होंगे, और जब बागों से आएगी तो हवा कैसी होगी? खुशबू अच्छी होगी ना उसकी, है ना? और नॉर्मल क्या होगी? अगर नॉर्मल होगी ना उसमें बदबू हो ना उसमें खुशबू हो तो कैसी होगी? स्वाद दिखेगी, गंधहीन होगी। होगी कि नहीं? दिखती है कि आपको? अदरस होती है ना, तो उसको क्या कहेंगे? आप मुंह में लेते भी होगे, जब भैया हवा ले रहे हो तो मुंह में जा रही है तो क्या उसका कोई स्वाद लग रहा है? जब दिख नहीं रही है तो उसका कोई रंग भी नहीं है। तो जो गैस है वायुमंडल में उपस्थित, पहली बात वायुमंडल क्या है? गैसों का मिश्रण होता है। और वायुमंडल में जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं? रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती हैं। इसीलिए तो मैंने कहा दिख नहीं रही है मतलब कोई रंग नहीं है। अगर कोई रंग होता तो वो आपको दिखती। तो वायुमंडल में प्रायः 9 प्रकार की गैसों का मिश्रण है। गैसों के नाम पता हो तो आप मुझे थोड़ा थोड़ा बताओ, नहीं पता है तो गैस। कौन कौन सी गैस है वायुमंडल में? N2 यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन O2। O2 के बाद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आर्गन। आर्गन के बाद नियॉन। पीछे देख रहा है बेटा? नियॉन के बाद क्रिप्टॉन। ये बोर्ड के बाद बहुत गर्मी लगती है, पेट निकलती है ना इससे। क्रिप्टॉन के बाद हीलियम। हीलियम और हाइड्रोजन। हो गई ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और रह गई, बताओ कौन सी रह गई होगी? है अमोनिया
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम और हाइड्रोजन। एक मुझे लगा नहीं सुनिए फिलहाल। अब ये बात करें ऊपर की ये तीनों गैस को छोड़ के बाकी ये सारी जो गैसेज हैं वो कौन सी हैं? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का मतलब ऐसी गैस जो किसी भी पदार्थ के साथ क्रिया नहीं करती है, और जब किसी भी पदार्थ या किसी भी गैस के साथ क्रिया नहीं करेगी तो अन्य कोई गैस का निर्माण भी नहीं कर रही होगी, स्वतंत्र ही घूमती रहती है। और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम प्रायः कौन सी गैस में आती हैं? हल्की गैस और ये अक्रिय गैस। अब वायुमंडल यानी कि हम अपनी दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट गैस पढ़ेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद एक ओजोन। पाई जाती है ना वायुमंडल में ओजोन, ओजोन गैस पाई जाती है ना। क्या आप मुझे ये बताओ, क्या वायुमंडल में रेडॉन पाई जाती है? रेडॉन पाई जाती है? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ऐसी कोई भी गैस नहीं है जो नहीं पाई जाती, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। पर अचानक वायुमंडल में इसकी मात्रा का बढ़ जाना किसका संकेतक होता है? हाँ, वायुमंडल में रेडॉन गैस का अचानक बढ़ जाना किसका संकेत है? नहीं पता? भूकंप का आना। जब भूकंप आने वाला होता है तो रेडॉन गैस की मात्रा अचानक ही क्या हो जाती है? वायुमंडल में बढ़ जाती है। ठीक है, अब लिखो, हेडिंग डालो वायुमंडल। वायुमंडल प्रायः हो सकेगा सब करेंगे। वायुमंडल प्रायः विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल प्रायः विभिन्न गैसों का मिश्रण है। विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो प्रायः वही पाती है जो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। इनका आभास हमें प्रायः पवनों के द्वारा होता है। इनका आभास हमें प्रायः पवनों के द्वारा होता है जब पवन इनको गतिशील करती है। जब पवन इनको गतिशील करती है। जब पवन इनको गतिशील करती है। गैसों के नाम लिखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओजोन, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम और हाइड्रोजन। क्रिप्टॉन ये बोर्ड पे नाम लिखिए, ये सारे नाम लिखने हैं। लिखिए आप, हेडिंग डाल लो। पहला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पहले नाइट्रोजन ही लिखो। वायुमंडल में, अच्छा एक बात सुनो, वायुमंडल में अभी मत लिखना, वायुमंडल में गैस बता दी, ठीक है। इसके अलावा भी वायुमंडल में कुछ होता है? ये जितनी गैस बताई हैं वायुमंडल का 98% घेरे हुए हैं स्थान। इसके बाद 2% स्थान बचता है। और कोई भी है वायुमंडल में? और किसको इंक्लूड करेंगे? हाँ, धूल के कण और जल वाष्प, ठीक है। इसके अलावा वायुमंडल में जल वाष्प और धूल के कण। लिखती क्या थी, टाइम क्या लिखती थी, मुझे बता दो। आप जो पैरा लिख रहे थे वो बताओ।
वायुमंडल में गतिशील होती है। वायुमंडल की गैसें लिख ली। वायुमंडल में ये गैस वायुमंडल का 98% भाग को घेरे हुए हैं, 98% भाग को घेरे हुए हैं। इसके अलावा वायुमंडल में जल वाष्प, इसके अलावा वायुमंडल में जल वाष्प तथा धूल के कण भी प्राप्त होते हैं। धूल के कण भी प्राप्त होते हैं। Composition of atmosphere. Composition of atmosphere ऐसे लिखो। वायुमंडल के संगठन, वायुमंडल के संगठन। ठीक है, ये जल वाष्प और ये सब बताया है कि वायुमंडल के संगठन में। अब वायुमंडल के संगठन में सबसे पहला हेडिंग आप डालोगे नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस N2 वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस है। कितना परसेंट मिलता है? 70 या 78? 78 कम कुछ लगभग पॉइंट में 78.09 ऐसे करके, तो आप पूरा एक्यूरेट 78 याद रखिए। 78% वायुमंडल में 78% मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ये प्राय गैस स्वतंत्र रूप में है। स्वतंत्र रूप में मतलब अधिकतर किसी के साथ क्रिया नहीं करती है। आपको एक बात याद है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस लेने में सारी गैस जाती है, पर हमारे लिए कौन सी गैस सबसे ज्यादा आवश्यक है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन भी तो जाती है। खून में जो आपका ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन घुलनशील हो जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन घुलनशील, और ऑक्सीजन और किस लिए आवश्यक है ये बताओ? सांस तो ले रहे हैं जीने के लिए सिर्फ, या इसके अलावा भी और कोई काम करती है बॉडी में जाके? हाँ, श्वसन क्रिया में तो है। श्वसन क्रिया कर क्यों रहे हैं हम? हैं? जल कौन सा? जल के लिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा बताओ मुझे, जो मैंने शरीर की बॉडी के पूछ रही हूँ। हम सांस ले रहे हैं, कह रहे हैं ऑक्सीजन मात्रा अच्छी है, तो ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन क्यों है? ऑक्सीजन पता है एक जलनीय क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है जो जलने में सहायक देती है। तो आपके अंदर जो एनर्जी जो आप खा रहे हो ना, उसको जलाने का काम कौन कर रहा है? उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं ऑक्सीजन। जब वो तोड़ती है, ब्लड में जाती है, तो वो ऑक्सीजन तोड़ती है, आगे फिर उसमें ऊर्जा बनती है जिसको एटीपी में नापते हैं। ऊर्जा, वही ऊर्जा क्या मिलती है? हमें शरीर को चलाने में आवश्यक होती है। समझ में आ गया? तो सेम ये बात अभी मैं कहाँ पर थी? ये जो मैंने बताया, नाइट्रोजन है एक अक्रिय गैस है। जब हम अपने ब्लड में क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो हमारा जो ब्लड है सबसे ज्यादा किसके साथ क्रियाशील है? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद अगर कार्बन मोनोऑक्साइड सुना होगा, सुना है ना? उसके बाद उससे है, अगर किसी भी वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों होंगी, तो हमारा ब्लड किसके साथ प्रतिक्रिया करेगा? तो ऑक्सीजन के साथ नहीं करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करेगा। इसलिए तो बोला जाता है जब कमरा बंद हो तो भट्टी नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि जलते हुए कोयले से क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और जो क्या होती है? घातक होती है, जो इंसान की जान भी ले सकती है। अब इसके बाद हम नाइट्रोजन भी तो अपने अंदर ले रहे हैं। जब नाइट्रोजन अंदर ले रहे हैं तो ऐसी गैस कौन सी है जो पूर्णतः बाहर आ जाती है लेने में? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारी बॉडी के साथ कोई भी क्रिया नहीं करती है, इसलिए वो लिखवाया है क्या है? स्वतंत्र रूप में है ना वो।
जब वो स्वतंत्र रूप में है तो वायुमंडल में भी किसी के साथ क्रिया नहीं करेगी। इसका एक मुख्य कार्य ये है कि ये ऑक्सीजन को क्या है डाइल्यूट करती है और जलने में मदद करती है। आगे बात समझ में, ऑक्सीजन को क्या करेगी, डाइल्यूट करेगी, डोनेट करने के साथ जलने में मदद करती है। नाइट्रोजन पूरी लाइन लिख गई, ये मुझे बता दो कहाँ तक लिखूँ, फिर आगे बता दो। 78% पाई जाती है, ठीक है, स्वतंत्र रूप में है। ये प्रायः इसका मुख्यतः ऑक्सीजन को तनु मतलब डाइल्यूट करके जलाने में सहायक है। इसके बाद नाइट्रोजन गैस हमारे पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है, ठीक है। मृदा की जो क्या है उर्वरता को बढ़ाने के लिए भी नाइट्रोजन क्या है आवश्यक है। ये नॉर्मल बात हो गई। अब हम लिखेंगे ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन लिखो, ऑक्सीजन प्रायः सब नाइट्रोजन में एक बात और लिख लो, वायुमंडल में दूसरे नंबर की सबसे प्रमुख गैस। नाइट्रोजन में एक बात और लिख लो, वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रमुख गैस। तो पहली कौन सी होगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होती तो क्या आप जी पाते, नहीं जी पाते। अब दहन का काम समझ में आ गया ना आप लोगों को। नाइट्रोजन का काम है दहन करना, तो नाइट्रोजन अंदर हमारी जा रही है तो क्या कर रही है, बस वो ऑक्सीजन को जलाने का काम कर रही है, डाइल्यूट कर देती है, ऑक्सीजन स्वतः ही जल जाती है। और बाकी ऐसी कौन सी गैस है, तो मुझे पेपर में पूछा जाए ऐसी कौन सी गैस है जो हम श्वसन क्रिया के द्वारा लेते हैं और उसको उतनी मात्रा में लेते हैं, उतनी मात्रा में वापस दे देते हैं, वो कौन सी आपकी नाइट्रोजन। और कार्बन डाइऑक्साइड को आपके श्वसन क्रिया के बाद में मतलब लेते नहीं है, उसको क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं ना, ठीक है। आज साइंस वालों को थोड़ा सा मजा आ रहा होगा, कुछ लग रहा होगा कि टॉपिक बड़ा है। हाँ, आगे तो ऑक्सीजन वायुमंडल में सर्वाधिक प्रमुख गैस है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रमुख गैस है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रमुख गैस है, जिसको जीवनदायिनी है ना, जिसको जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं। वायुमंडल में इसका 20% पाया जाता है, जिसको जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं। वायुमंडल में इसकी मात्रा 20% है या 20% पाई जाती है। बहुत कम है ना, तभी तो कहते हैं पेड़ पौधे लगाओ, मात्रा बढ़ जाएगी। वायुमंडल में इसकी मात्रा 20% है। इसकी प्रकृति ज्वलनीय है। ज्वलनीय मतलब जलती रहती है ना, किसी गैस से अदर गैस जलती रहती है ना। इसकी प्रकृति क्या है, ज्वलनशील प्रकृति की है। यह गैस प्रायः ज्वलनशील प्रकृति की है। इसकी उपस्थिति में ही दाब अग्नि सुना है, दाब अग्नि क्या होता है, दाब अग्नि जंगलों में जो आग लगती है उसको कहते हैं दाब अग्नि, ठीक है। इसकी उपस्थिति के कारण जंगलों में आग लगती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, आपने प्रैक्टिकल साइंस में करा होगा, मोमबत्ती को जला देते हैं और मोमबत्ती को जला के एक ग्लास से ढक दिया, उसमें क्या हो गई, ऑक्सीजन की मात्रा जाने मतलब ऑक्सीजन जाने ही नहीं दी, और जब उठा के देखोगे तो मोमबत्ती बुझी हुई मिलेगी। क्यों, जो उसको वायुमंडल से क्या मिल रही थी, ऑक्सीजन, जिसके कारण वो जल रही थी, और उसी वायुमंडल से उसे क्या मिल रही थी, नाइट्रोजन, जो उसको जलने में सहायता प्रदान कर रही थी। वो दोनों ही का मिलना उसको क्या हो गया, बंद। वायुमंडल से उसको क्या कर दिया हमने, कनेक्शन कट कर दिया, तो वो और अपने आप ही बुझ गई। आगे बात समझ में। अगर ये वायुमंडल में क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप गैस में जला के खाना नहीं पका सकते है, खुद ही नहीं रहोगे, पकाएंगे क्या, सही बात है। पूरा लिख दिया।
अब हम बात करते हैं CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वायुमंडल में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। वायुमंडल में इसकी मात्रा निश्चित है, कितना है पूछा जाता है, कार्बन की मात्रा निश्चित बताना। अब जो कार्बन की मात्रा वायुमंडल में वो तो बहुत अधिक है, निश्चित मात्रा बताओ, किसी को पता है? 0.03% लगाया है बेटा, पर बहुत छोटा सा डॉट लगाया है, थोड़ा बड़ा बना दो, ठीक है, और बड़ा बनाओ। अब मुझे लैंग्वेज बताओ क्या लिखा है, बोला इसकी मात्रा निश्चित है, कितना है 0.3%। ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी को गर्म रखने में सहायक है। यह गैस पृथ्वी को गर्म रखने में सहायक है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है। कौन सी? CO2। ये पृथ्वी को गर्म कैसे रखती है? कैसे रखती है बताओ? उनको वापस जाने से रोकती है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है? क्यों कह रहे हैं CO2 इमिशन कम करो, CO2 कम करो, CO2 कम करो। आती है पर वापस नहीं जाने देती है। अब ये मानो जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश आया वापस हुआ, यहाँ CO2 के गढ़ है, यहाँ CO2 के गढ़ है, यहाँ CO2 के गढ़ है, यहाँ CO2 के गढ़ है। आई इसने क्या करी, जो वापस जाने वाली किरणें थी उसको पुनः क्या कर दिया, पृथ्वी पर भेज दिया। अभी तो यहाँ दूर दूर है तो प्रकाश यहाँ टकराया तो यहाँ से तो वापस आ गई, पर यहाँ नहीं मिला होगा CO2 इसको, तो ये वापस चली गई होगी। अब CO2 इतना बढ़ गया है, किस कारण बढ़ गया है? जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं। अब जीवाश्म ईंधन का प्रयोग हर जगह हो रहा है, चाहे आप लाइट बना रहे हो, चाहे आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, किसका यूज कर रहे हो? पेट्रोल का, बिजली बना रहे हो तो कोयले का, इन सब चीजों का यूज कर रहे हैं ना हम लोग। तो इससे क्या हो रहा है, CO2 बढ़ रहा है। अभी तो CO2 के कण दूर दूर थे, अब क्या हो गए, वो पास पास आ गए। अब जो प्रकाश को जाने का रास्ता मिल रहा था वो बंद हो गया, तो यहाँ पर आ गया, तो ये गर्मी करने लगी है। अगर CO2 ना होती तो पृथ्वी गर्म नहीं होती। पृथ्वी का गर्म होना भी जरूरी है ना। पृथ्वी ठंडी होगी तो क्या पेड़ पौधे सर्वाइव कर पाएंगे? यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। कितना भी छोटा प्रकाश आया, सतह से टकरा के तुरंत वापस चला जाता है। अब CO2 लैंग्वेज क्या लिखी है बताओ लोगे? तुम लोग बोलोगे बार बार मैडम लैंग्वेज लिखा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं होता ना, जो मेरे दिमाग में होता है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। सहायक घटक होता है यह प्रायः, यह गैस का, इस गैस का प्रायः समुद्र द्वारा अवशोषण करने में, समुद्र ऐसे लिखो, समुद्र इस गैस को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्र इस गैस को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे? देखो, कभी भी आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी पर CO2 का सबसे अच्छा ऑब्जर्व कौन कर रहा है, तो आपके जल कर रहे हैं। कभी भी पूछा जाएगा कि स्थिर जो जीव मंडल है, जैव मंडल है, वो कहाँ पाया जा रहा है? समुद्र में, बाकी हर जगह नहीं। समुद्र में क्या होता है? समुद्री जीव होते हैं और समुद्री शैवाल होते हैं, जो क्या करते हैं, आपके CO2 को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। पेड़ पौधों में भी आवश्यक है। पेड़ पौधे क्यों? पेड़ पौधे बताओ, पेड़ पौधे क्यों आवश्यक? CO2 क्या करते हैं पेड़ पौधे? अच्छा, मुझे ये बताओ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? पहले मुझे ये बताओ। CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेंगे और कौन सी गैस छोड़ेंगे? पेड़ पौधे श्वसन भी वैसे ही करते हैं जैसे हम लोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? O2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन उनका वैसा ही होता है, पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो वो क्या करते हैं,
उनको भोजन बनाने के लिए जो आवश्यकता होती है उस गैस में CO2 वो लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और श्वसन क्रिया में क्या करेंगे? है पीपल में ऑक्सीजन 24 घंटे देता है वो। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वो क्या कहते हैं, जैसे नॉर्मल ये होता है ना कि कुछ पेड़ों की अपनी होती है कि 12 घंटे तक ऑक्सीजन छोड़ेंगे। आपके इसके विपरीत पीपल क्या करता है, जो मुझे लगता है वो चांद का मून का जो लाइट होती है ना वो उससे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश ही होगी ना, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो चांद के प्रकाश से कर लेते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से करते हैं। तो जो सूर्य के प्रकाश से करेंगे वो आपको 12 घंटे ही ऑक्सीजन देंगे, जो चांद के प्रकाश से भी करेंगे वो आपको 24 घंटे ऑक्सीजन देंगे। आगे बात समझ में, इसका रीजन समझ में आया है? नहीं क्लियर हो गया? अब यहाँ पर लिखो ऑक्सीजन की मात्रा, CO2 की मात्रा वायुमंडल में CO2 की मात्रा निश्चित है, परंतु फिर भी वायुमंडल में इसकी मात्रा क्या है, बढ़ती हुई जा रही है, जिसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग अभी नहीं, जिसका मुख्य कारण फॉसिल फ्यूल की, क्या कहते हैं फॉसिल फ्यूल को, जीवाश्म ईंधन का दहन। जीवाश्म ईंधन का दहन जीवों द्वारा छोड़ी गई CO2। आप भी क्या कर रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जिसका मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन तथा